यूक्रेन युद्ध को लेकर 24 घंटे के अंदर ही एक बड़ा उलटफेर हो गया है। जेलेंस्की ने रूस के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप को बना लिया है और इसका नतीजा यह सामने आया कि ट्रंप ने अपने जिस प्रतिनिधि को यूक्रेन भेजा, अब उसने जेलेंस्की के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से साफ साफ मना कर दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन आखिर क्यों कहा, इस बात से तो खुद पुतिन भी बहुत हैरान है। चौबीस घंटे के अंदर पलट गया यूक्रेन का युद्ध। 24 घंटे के अंदर पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पलटे और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया सबसे बड़ा यू टर्न। दोनों ने मारी ऐसी पलटी कि चौंक गई दुनिया। 24 घंटे के अंदर पुतिन से लड़ने के बजाय अब अमेरिका से लड़ने लगा यूक्रेन। आमने सामने आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और ये ऐसा मुकाबला है जिसके बारे में पुतिन ने भी नहीं सोचा था। आखिर क्या हुआ कि यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से लड़ने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के बारे में क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा। A modestly successful comedian, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won. डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं कहा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर भी बताया है और कहा है कि ज़ेलेंस्की के फैसलों ने यूक्रेन को तबाह कर डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की वजह से अमेरिका ने इस युद्ध पर $350 बिलियन उड़ा डाले, यानी अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें हथियार और बाकी मदद शामिल है। यूक्रेन युद्ध के पीछे ट्रंप ने सबसे बड़ी वजह ज़ेलेंस्की को बताया है। उनको कॉमेडियन के साथ साथ चुनाव न कराने वाला तानाशाह भी बता दिया है, जो अगर नहीं हटा तो यूक्रेन बाकी नहीं रहेगा। A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. ट्रंप ने अपने एक रिजॉर्ट में दिए गए बयान में ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा, और वो सब कुछ कहा जिसकी ज़ेलेंस्की ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। यही वजह है कि अब यूक्रेन बनाम अमेरिका की टक्कर शुरू हो गई है, जबकि सच ये है कि यूक्रेन में पुतिन की सेना लगातार नए नए मोर्चे जीत रही है, यानी ज़ेलेंस्की के सामने अब दो दुश्मन हैं। ज़ेलेंस्की को अब पुतिन से भी लड़ना है, यानी दुश्मन नंबर 1, और ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से भी लड़ना होगा, जो उनके दुश्मन नंबर 2 की तरह देखे जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप को लेकर विरोध यूरोप में शुरू हो गया है। नेटो ने भी ट्रंप को आंख दिखानी शुरू कर दी है। जो मिलिट्री गठबंधन अभी तक अमेरिका के साथ यूक्रेन को बचाने के लिए खड़ा था, वो अब अमेरिका के बगैर ज़ेलेंस्की का साथ देने के लिए तैयार है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को फोन करके कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की पर अचानक बरस पड़े? वो क्यों यूक्रेन की लीडरशिप पर बिगड़ गए? इसकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन वो समझने से पहले देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव पर जब पुतिन ने हमला किया तो कैसे ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। ये वीडियो कुछ इजराइल के आयरन डोम की याद दिला रहा है, जिसने हमास और हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट्स पर ऐसे ही आसमान में ब्रेक लगाई और इजराइल को बहुत हद तक बचा कर रखा। इस वक्त यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का आसमान एक नए खौफ से जूझ रहा है। डेनमार्क ने भी अपना रक्षा बजट $7 अरब बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप पर यूरोप का भरोसा खत्म हो चुका है। इसका सबूत है ये वीडियो
जिसने जेलेंस्की के साथ पूरे यूरोप को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, जिसमें कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यूक्रेन का जिक्र करते करते रोने लगे। Let me conclude, and this becomes difficult. This conference started as a transatlantic conference. After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky, who has been fighting for these values, democracy, freedom, rule of law, for the past 3 years. म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से आए इस वीडियो ने बहुत साफ संकेत दे दिए हैं। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने वाले क्रिस्टोफ ह्यूजगेन नहीं रोए। युद्ध रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन की एक तरफा मीटिंग ने नेटो को भी हिचकियां देनी शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब में हुई मीटिंग को लेकर पुतिन भी काफी जोश में हैं। Без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом. Во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы. पुतिन बता रहे हैं, अमेरिका अब बदल चुका है और बातचीत के नतीजों को लेकर पुतिन के इसी आत्मविश्वास ने यूरोप के 3 देशों की आंखों में आंसू वाले हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप इस वक्त पुतिन के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि यूरोप को खतरा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का गुस्सा पूरे यूरोप पर बरसेगा और अब उनकी बारी आ चुकी है, जिससे बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। But I think they have the cards a little bit because, you know, they've taken a lot of territory. रूस का कब्जा बहुत गहराई तक हो चुका है। यही ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सच बन चुका है और पुतिन के खतरनाक मोर्चों को देखकर अब उन्होंने युद्ध खत्म करने का अपना इरादा अटल रखा है। लेकिन इन सब के बीच पूरा यूरोप पूरी तरह फंस गया है। ऐसे में अब यूक्रेन को बचाने कौन आएगा? नेटो ने अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है। ये स्टेडफास्ट डार्ट युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। ग्रीस में नेटो की फौज बता रही है कि चाहे रूस हो या फिर कोई और दुश्मन, वो लड़ने के लिए तैयार है। ये युद्धाभ्यास बुल्गारिया और रोमानिया में भी हुआ है। 9 देशों से 10,000 से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। चौंकाने वाली बात है कि इसमें अमेरिका की सेना ने हिस्सा नहीं लिया। As we soon approach the anniversary of Russia's brutal invasion of Ukraine, we see today a revitalized and refocused NATO, training together in multiple nations to deter conflict and demonstrate our resolution. सवाल है कि नेटो अमेरिका के बिना कैसे लड़ेगा? क्या ये इसकी तैयारी हो रही है? क्योंकि ट्रंप तो अब जेलेंस्की को बचाने के मूड में बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि जेलेंस्की और ट्रंप की टक्कर अब दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है। दोनों में तकरार कैसे शुरू हुई, वो भी बहुत ध्यान से समझिए। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा कि वो फेक न्यूज से घिरे हुए हैं, गलत फहमी से जी रहे हैं। ऐसा उन्होंने ट्रंप को जवाब में कहा क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर दावा किया था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% रह गई है और अब वो यूक्रेन में भी पॉपुलर नहीं रहे। Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. हमास के सभी बड़े लीडर और मिलिट्री कमांडरों के सिर पर मौत नाच रही है। ट्रंप के वॉर प्लान से हमास बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसके तमाम कमांडरों में अब इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार से भी ज्यादा भयानक मौत का खौफ फैल गया है। नेतन्याहू ने भी अब हमास पर काराबाख अटैक शुरू कर दिया है।
हमास ने कहा ट्रंप हमें जीने दो। हमास ने गाजा पर दावा छोड़ दिया। हमास ईरान से भी नाता तोड़ेगा। हमास अब सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर मानेगा। न बम फटा, न मिसाइल चली, न ही जंगी जेट उड़े। बात बात पर बारूद बरसाने वाला हमास, इजराइल को उसके घर में घुसकर मारने वाला हमास अब सरेंडर मोड में आ गया है। वो भी सिर्फ ट्रंप का एक इशारा हुआ, उन्होंने आंखें तरेरी और हमास की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। हमास की पूरी लीडरशिप ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाने लगी। हमास का खूंखार कमांडर अबू उबैदा जान की भीख मांग रहा है। हमास के टॉप कमांडर इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कर अपनी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। रातों रात ट्रंप ने ऐसा कांड कर दिया कि गाजा युद्ध भड़काने वालों के होश उड़े हुए हैं। सुपर पावर के ताप को झेलने के डर से ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप युद्ध से पहले ही सरेंडर के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की को झटका देने वाले ट्रंप ने खाड़ी युद्ध में एर्दोआन की सारी चाल काट दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब के बनाए अरब अलायंस को युद्ध में दादागिरी जमाने का मौका ही नहीं दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के लिए ईरान की एटमी प्लानिंग फेल कर दी है। ट्रंप की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन ने गाजा पर स्टैंड चेंज कर लिया है। सुपर पावर अमेरिका जो चाहेगा गाजा में अब वही होना तय हो चुका है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल को अब गाजा युद्ध में एक भी हमले की जरूरत ना पड़े। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा हो। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा पर कंट्रोल के बाद उसका फिर से निर्माण किया जाए। ट्रंप की इस ख्वाहिश के दुश्मन बहुत सारे देश हैं। ट्रंप के गाजा प्लान का विरोध करने वालों ने युद्ध की धमकी भी दे रखी है, मगर जिस हमास के लिए कई देश युद्ध के लिए तैयार हैं, वही ट्रंप के आगे बिछ गए हैं। हमास के हौसले किस कदर टूट चुके हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। हमास इजरायली बंधकों की रिहाई तो कर ही रहा है, अब हमास लड़ाकों ने उन ताबूतों को भी इजराइल को सौंपना शुरू कर दिया है, जिसमें बच्चों की डेड बॉडी 7 अक्टूबर के हमले के बाद रखी गई है। हमास ने इजरायली बंधकों में सबसे कम उम्र के 2 बच्चों के ताबूत इजराइल को सौंप दिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास ने केफिर बिबास और उसके 4 साल के भाई एरियल को बंधक बनाया था। युद्ध के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई। इन्हीं के ताबूत के साथ हमास फाइटर्स ने उनकी मां शीरी बिबास के ताबूत को इजराइल को सौंप दिया है। पीएम नेतन्याहू ने हमास के रुख में आए बदलाव की जानकारी पहले ही देश के नाम पैगाम देकर दी थी, जिसमें नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इजराइल राक्षसों से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन बहुत कुछ शॉकिंग होने वाला है। מחר יהיה יום מאוד קשה למדינת ישראל. יום מטלטל, יום של יגון. אנחנו מחזירים הביתה 4 מחטופינו האהובים, חללים. אנחנו מחבקים את המשפחות, והלב של אומה שלמה נקרע. הלב שלי נקרע, גם שלכם. וצריך שהלב של כל העולם יקרע. כי פה רואים מול מי יש לנו עסק, עם מה יש לנו עסק, עם איזה מפלצות. אנחנו עוד אוהבים, אנחנו כואבים, אבל אנחנו גם נחושים להבטיח שדבר כזה לא יקרה יותר. नेतन्याहू ने जिस शॉकिंग डे की बात कही वो 20 फरवरी की है, जिस दिन हमास ने गाजा को फिलिस्तीन के हवाले करने का ऐलान किया है। हमास लीडरशिप इस बात के लिए तैयार है कि गाजा में उसे कुछ नहीं चाहिए। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी को हमास फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर राजी है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है। ये 1993 के ओस्लो समझौते के तहत आंशिक रूप से वेस्ट बैंक पर शासन करती है। वेस्ट बैंक और गाजा 2 फिलिस्तीनी क्षेत्र हैं जो प्रभावित फिलिस्तीन स्टेट बनाते हैं। गाजा पर लंबे समय से हमास शासन कर रहा है। गाजा की पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सेवाओं पर हमास का कंट्रोल है। हमास के तेवर ढीले पड़ गए हैं
क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब वर्ल्ड को क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो अमेरिका के साथ है उसके लिए सुपर पावर लड़ेगा, जो साथ नहीं है उसे कोई बचा नहीं सकेगा। We're going to have plenty left over to help others also. As long as you invest in America, build in America, and hire in America, that means that I'm fighting for you. ट्रंप की धमकी ने हमास को अगले एक्शन का सिग्नल दे दिया है। इजराइल से युद्ध में हाफ हो चुकी पावर से हमास अमेरिका से टकराने के ख्वाब से भी अधमरा हो चुका है। हमास की मिलिट्री विंग की कमर टूट चुकी है। हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप में भी सुप्रीम कमांडर तक नहीं बनाया जा रहा है। अब तक हमास जिन्हें भी चीफ बनाता है उन्हें इजराइल मारता आया है। इसी डर से हमास अपने लीडर के नाम का खुलासा तक नहीं कर रहा। जिन लोगों के नाम हमास के साथ अभी सामने आते हैं उनमें से किसी के भी पास ट्रंप से नाफरमानी की हिम्मत नहीं है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास की पॉलिटिकल विंग का चेहरा खालिद मेशाल को बताया जाता है। खालिद हमास की पोलित ब्यूरो का सदस्य भी है। दूसरा नाम जिसे दुनिया फिलहाल हमास के लीडर के तौर पर पहचानती है वो है खलील अल हया, जिसे हमास का डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है।